वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है। कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके बस। खरगे जी उसके बाद में 35 मिनट का भाषण दे दिए। किसी को वो कुर्सी नहीं दिखी जो सोनिया गांधी लाना चाह रही थी। ऐसी इनविजिबल कुर्सी कहां है? सोनिया जी, आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। एक गीत जिसे आजादी मिलने से पहले ही टुकड़ों में बांट दिया गया था। 6 छंदों में से सिर्फ 2 को अपनाया गया, बाकी 4 इतिहास के पन्नों में दब गए। ये दर्द वंदे मातरम को शुरू से साथ रहा है। कभी पूरा गाने से इनकार किया गया तो किसी ने इसे बांटकर अपनाया, और अब 150 साल बाद वही पुराना सवाल फिर से खड़ा हो गया है। इस बार निशाने पर है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पर आरोप है कि जिस गीत को कभी उसी की कमेटी ने बांटा था, आज भी उसी गीत के सामने पार्टी सहज नहीं दिखी। लाल किले पर पूरा गीत गूंजा, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में मंच पर मची हलचल ने पुराने जख्म कुरेद दिए। सवाल वही है, बस दौर बदल गया। क्या ये सिर्फ एक दिन की घटना है, या फिर उस पुराने विभाजन की छाया जो आज भी पीछा नहीं छोड़ रही? आज आपको दिखाते हैं वंदे मातरम की विरासत और विवाद की कहानी। लाल किले की प्राचीर से आजाद भारत के इतिहास में पहली बार वंदे मातरम गूंजा। राष्ट्रगान जनगण मन से पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर M-17 ने वंदे मातरम अंकित विशेष ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए पुष्प वर्षा की। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। जब लाल किला वंदे मातरम के उद्घोष से गूंज रहा था, उसके ठीक 3 घंटे बाद लाल किले से महज 5.5 किलोमीटर दूर कांग्रेस मुख्यालय में भी झंडा फहराया गया। वहां भी वंदे मातरम गाया गया, लेकिन फासला सिर्फ 5.5 किलोमीटर का नहीं निकला। 3 घंटे और 5.5 किलोमीटर के इस सफर में गीत वही रहा, मौका वही रहा, लेकिन नतीजा बदल गया। एक जगह इतिहास बना, दूसरी जगह विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी बता रही है कि कांग्रेस को वंदे मातरम से नफरत है। वंदे मातरम का अपमान भारत माता का अपमान है, देश कभी माफ। आखिर भारत माता की वंदना में किसको आपत्ति हो सकती है? भगवान सद्बुद्धि दे। ये राष्ट्रद्रोह किया गया है। राष्ट्रीय गीत को नहीं गाना, उसको रोकने का प्रयास करना शर्मनाक है। इसके लिए तत्काल क्षमा मांगे। बीजेपी के आरोपों और नफरत के दावों की तह में जाने से पहले एक बार वो वीडियो देख लीजिए जो इस पूरे विवाद की जड़ है। वंदे मातरम शुरू करेंगे। कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर इस कार्यक्रम का 35 मिनट का वीडियो मौजूद है। ध्वजारोहण कार्यक्रम की शुरुआत होती है। सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजाया जाता है। पहले 2 छंदों तक सब कुछ सामान्य दिखता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी गीत गुनगुनाते नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही तीसरा छंद शुरू होता है, तस्वीर बदलने लगती है। पहले सोनिया गांधी की नजरें कुछ ढूंढने लगती हैं, फिर वही बेचैनी खड़गे की आंखों में भी दिखती है। कुछ सेकंड बाद सोनिया गांधी कुछ पूछती हैं, खड़गे जवाब देते हैं, लेकिन उनके हाव भाव से लगता है जैसे उनके मन में कोई सवाल है।
इसी बीच राहुल गांधी की नजर भी सोनिया खरगे की तरफ जाती है। कैमरा राहुल पर फोकस होता है और जैसे ही फ्रेम खुलता है, सोनिया गांधी हाथ से कुछ इशारा कर रही होती हैं। वो किसी से कुछ कहती नजर आती हैं। अब राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष मंच पर आते हैं। राहुल उनसे कुछ कहते हैं, फिर खरगे भी उन्हीं से कुछ रोकने का इशारा करते नजर आते हैं। सोनिया गांधी भी अपनी जगह से आगे बढ़कर कुछ कहती हैं। बातचीत के बाद सोनिया गांधी वापस अपनी जगह पर आ खड़ी होती हैं। इस बार बिल्कुल सावधान की मुद्रा में, यानी राष्ट्रगीत बजता रहा। लेकिन मंच पर कुछ ऐसा चल रहा था जिसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। आखिर तीसरे छंद पर ही ऐसी हलचल क्यों शुरू हुई? किसे खोजा जा रहा था? बार बार क्या कहा सुना जा रहा था? मंच पर यह हलचल सिर्फ इसलिए सवालों के घेरे में नहीं कि कैमरे में कैद हो गई, बल्कि इसलिए क्योंकि टाइमिंग बेहद अहम है। 30 जुलाई को संसद ने एक नया कानून पास किया जिसके तहत वंदे मातरम को अब वही कानूनी संरक्षण मिल गया जो अब तक सिर्फ राष्ट्रगान जन गण मन को हासिल था। यानी अब वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर रुकावट डालना या इसका अपमान करना अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। 11 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कानून को मंजूरी दे दी। यानी घटना से महज 4 दिन पहले ही ये संशोधन कानूनी रूप ले चुका था। बीजेपी का आरोप ठीक यहीं से उठता है कि जब कानून लागू हो चुका है तो मंच पर वो हलचल, वो इशारे आखिर किस बात के थे? गुजरते वक्त के साथ विवाद कथित अपमान से और आगे बढ़ा। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पर उसी कार्यक्रम का वीडियो पोस्ट करके दावा किया कि इसमें राहुल गांधी कहते दिख रहे हैं, हम वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को राष्ट्रगीत से इतनी नफरत है। आज की कांग्रेस दिमागी नक्सल कांग्रेस है। बीजेपी ने वंदे मातरम के अपमान का दावा करते हुए मुद्दा लपक लिया। कांग्रेस सफाई देने आई तो बताने लगी कि खरगे के लिए कुर्सी की व्यवस्था करने के लिए सोनिया गांधी इशारा कर रही हैं। कोई रोकने का प्रयास नहीं था क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस। खरगे जी उसके बाद में 35 मिनट का भाषण दे दिए। किसी को वो कुर्सी नहीं दिखी जो सोनिया गांधी लाना चाह रही थी। ऐसी इनविजिबल कुर्सी कहां है जो कोई नहीं देख पाया। ये सब बहाना है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस का ए पेट्रियोटिक एक्ट, कांग्रेस की दिमागी नक्सल वाला एक्ट, कांग्रेस पार्टी की दिमागी नक्सल विचारधारा कैमरे ने कैद कर ली और माइक्रोफोन ने वो आवाज देश के सामने सुना दी। कांग्रेस बैकफुट पर है तो उनके नेता सेल्फ गोल मारने से पीछे नहीं हट रहे। वंदे मातरम को हम लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पूरा देश राष्ट्रगीत की तरह गाता है। 2 छंद है जिसमें के मादर वतन को लेकर के उसकी तारीफ की गई है। वो सबको, हिंदू मुसलमान तमाम परंपरा के लोगों को ये बात पसंद है। और मुझे जो लगता है व्यक्तिगत तौर पर हो सकता है कि जो ऑब्जेक्शन का गेस्चर दिखा मुझे तो बड़ा पसंद आया। सामने संघर्ष, वैचारिक संघर्ष है। ये वैचारिक संघर्ष के पटल पे हमको लड़ना पड़ेगा। यह भी एक सवाल वैचारिक संघर्ष का है। ये सच है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में लंबे समय से सिर्फ वंदे मातरम के पहले 2 अंतरे ही गाए जाने की परंपरा रही है। लेकिन प्रोटोकॉल में बदलाव हुआ है और आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे गाना अनिवार्य कर दिया गया है। यही वजह है कि संसद सत्र के आखिरी दिन पहली बार पूरा वंदे मातरम गाया गया था और लाल किले पर भी पहली बार पूरे गीत का गायन हुआ। वो अलग बात है कि लाल किला पर ना तो सोनिया गांधी, ना खरगे और ना ही राहुल गांधी मौजूद थे। लेकिन जिस तरह बात जबान से, तीर कमान से वापस नहीं आ सकती, उसी तरह मंच पर हुई हरकत भी बाद में संभाली नहीं जा सकती। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी से देश की जनता से माफी मांगने को कहा है। सोनिया जी, आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है
कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह कांग्रेस को उनका इतिहास याद दिला रहे हैं, तो दूसरी तरफ वर्तमान भी उबलने लगा है। राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज और पश्चिम बंगाल के नेहाटी से बीजेपी विधायक सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी से देश की जनता, खासकर पश्चिम बंगाल के लोगों से बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। कर्नाटक के मंगलुरु में कथित अपमान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता ने शिकायत करके एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, तो दिल्ली में हिंदू सेना ने पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजकर मूल वीडियो की रिकॉर्डिंग सुरक्षित करने की मांग की है। लेकिन जिस गीत पर आज सियासत गर्म है, उसकी कहानी सिर्फ आज के विवाद की नहीं है। इसकी शुरुआत आज से करीब 1.5 सदी पहले हुई थी, और इसे समझने के लिए लौटना होगा उस दौर में जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को शब्द दिए थे। जिस गीत पर 150 साल बाद संग्राम छिड़ा है, वो लिखा कैसे गया, इसकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। साल 1873 एक शाम बंकिम चंद्र चटर्जी अपने घर लौट रहे थे। तब एक अंग्रेज अफसर कर्नल डफन ने उनके साथ बदसलूकी कर दी। बंकिम बाबू खुद एक बड़े प्रशासनिक ओहदे पर थे, लेकिन इस सरेआम अपमान ने उन्हें गुलामी का असली दर्द महसूस करा दिया। यही ठेस आगे चलकर वंदे मातरम की रचना की बुनियाद बनी। 2 साल बाद 1875 में संस्कृत और बंगाली भाषा के संगम से बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह गीत रचा। मकसद था भारतीय संस्कृति और आत्म गौरव को फिर से जगाना। गीत में देश को एक मां के रूप में दर्शाया गया। 1882 में यह गीत पहली बार बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ में छपा। 1896 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार सार्वजनिक रूप से यह गाया गया। राष्ट्रीय आंदोलन में वंदे मातरम देशवासियों की अभिव्यक्ति का गीत बन गया। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम गाकर ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया। साल 1927 में महात्मा गांधी ने वंदे मातरम को अविभाजित भारत की तस्वीर प्रस्तुत करने वाला बताया था। एक तरफ वंदे मातरम की लोकप्रियता बढ़ी, तो दूसरी तरफ विवाद का साया मंडराने लगा। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया, और पूरे का पूरा गाया, मतलब 6 छंद 30 पंक्तियां गाई। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद धीरे धीरे जो माहौल बदला, और उसमें ये एक नैरेटिव विकसित करने का प्रयास कुछ मुट्ठी भर लोगों ने करना शुरू किया कि इस गीत की कुछ पंक्तियां हिंदू धर्म को प्रमोट करने वाली हैं या इस्लाम को स्वीकार नहीं होने वाली हैं। इस तरह की बातें होने लगी। 1930 के दशक में कुछ लोगों ने ठीक से इसका विरोध करना शुरू किया। दरअसल आजादी के आंदोलन के दौरान कुछ मुसलमानों को आपत्ति थी। उन्होंने दलील दी कि देवी दुर्गा को राष्ट्र के रूप में देखा गया है। मुसलमानों की आपत्ति के बाद 1937 में कांग्रेस ने पंडित नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, जिसमें महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। कमेटी ने पाया कि वंदे मातरम गीत के पहले 2 पदों में मातृभूमि की वंदना की गई है, जबकि बाद की पंक्तियों में हिंदू देवी देवताओं का उल्लेख है। लिहाजा 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गीत के शुरुआती 2 पदों को राष्ट्रगीत माना गया। जो गीत एक समय भारत की सांस्कृतिक चेतना का आधार बना, जिस गीत ने बंगाल विभाजन को रोक दिया, बंगाल विभाजन नहीं होने दिया, करजन के उस फैसले को उल्टा कर दिया, जो गीत सारे क्रांतिवीरों के जवान पर था, जिस गीत या वंदे मातरम बोलते या गीत को गाते हुए बहुत सारे, जिसमें अशफाक उल्लाह खां भी हैं, अशफाक उल्लाह खां वंदे मातरम गाते हुए और पूरा वंदे मातरम गाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ते हैं, उस गीत पर इस तरह की राजनीति की गई और कांग्रेस ने एक समिति बनाकर उसके रिकमेंडेशंस को मानते हुए 1937 में 6 छंदों में से केवल 2 छंद स्वीकार किए। हरिपुरा में जब ये अपना नेताजी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए थे, उनके सामने आया तो रविंद्रनाथ टैगोर जी तक जाता है और नेहरू और
नेताजी दोनों वहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी के आ जाते हैं। इस पर पूरी उनकी कॉरस्पॉन्डेंस भी है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के पास उसको भेजा गया, तो वहाँ से ये उत्तर मिला कि 2 आप लाइनें कर सकते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 2 लाइनें हैं और बाकी में गड़बड़ पक्ष है, तो संविधान सभा फिर उसको राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता क्यों और किस लिए दे रही है। जब ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात, तो उसका प्रसारण वंदे मातरम से ही शुरू हुआ और पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने इसको गाया और पूरा गाया। ये उन्होंने कहा कि मैं 2 लाइन नहीं गाऊंगा, जिसे लोग भुला चुके थे। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है जिन्होंने अपने महान विवेक से ये निर्णय लिया, मगर एक संविधान विरोधी मंशा को भी उजागर करता है। क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अंबेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं। वंदे मातरम का ये सफर सिर्फ संसद की चर्चाओं तक सीमित नहीं रहा। इसी साल गणतंत्र दिवस की परेड में भी इस गीत की झलक दिखी। कर्तव्य पथ पर हुई मुख्य परेड की थीम ही वंदे मातरम रखी गई थी और आखिर में फिर संसद की दहलीज पर वापस आकर कानून बन गया। प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. लेकिन इतनी बड़ी विरासत और अब कानूनी संरक्षण मिलने के बावजूद राष्ट्रीय गीत को लेकर विवाद थमा नहीं। वंदे मातरम गाने को लेकर पहले कुछ मुस्लिम संगठनों की आपत्तियां होती थी और अब पहली बार कांग्रेस का आला कमान कथित अपमान के घमासान में फंस गया है। ये गीत 150 साल पुराना है और उतना ही पुराना इसका विवाद। इस बार सरकार ने वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देकर राष्ट्रगान के बराबर दर्जा दिया, लेकिन ये घटना दशकों से दबे उस पुराने विवाद को फिर कुरेद गई, जो 1937 से भारतीय राजनीति के साथ चलता आया। 150वें साल का जश्न मनाते वक्त भी सियासत कम नहीं हुई थी। बंगाल चुनाव से पहले यह गीत सियासी हथियार बन चुका था और अब जब इसे अनिवार्य कर दिया गया है तो एक नया मामला सामने आ गया। नया आरोप, नई सफाई, नई बहस। गीत वही है, जज्बात वही है, लेकिन सवाल अब भी अधूरा है। क्या वंदे मातरम कभी विवादों से मुक्त हो पाएगा? फिलहाल तो इसकी गूंज थमती नहीं दिख रही और ये बहस आने वाले दिनों में और तेज होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।